बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फील्ड में या एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हुए और उनको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो जनरल हमारे कोर्स में इंक्लूड है उस पर बात होगी और एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स ये 3 क्वार्टर का कोर्स है। इसमें 2.5 थ्योरी और 0.5 प्रैक्टिकल है। माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स का असल मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करवाना ताकि वो माइक्रोबायोलॉजी को हॉस्पिटल्स में, अपनी डेली लाइफ में और कम्युनिटी एनवायरनमेंट में माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। तो माइक्रोबायोलॉजी चूंकि एक ब्रॉड फील्ड है और ये हर डिसिप्लिन में इस्तेमाल होती है, वह हम हॉस्पिटल में किसी भी लेवल पे बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हॉस्पिटल्स का में एज ए ग्रेवयार्ड होते हैं। चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ इन्फेक्शंस काज करते हैं। तो स्टूडेंट्स को एज एक डॉक्टर को, एक नर्स को और मेडिकल फील्ड रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी से लाजमी कंसर्न है, उनको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में लाजमी मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि अगर माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशंस आपने करनी है तो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स को आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। तो यही इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन है कि दिस कोर्स इज मेनली डिजाइन to furnish the learners with the knowledge of basic concept and scientific principle of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और ये फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को ताकि वो अप्लाई कर सकें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हॉस्पिटल में और कम्युनिटी एनवायरनमेंट में। कोग्निटिव डोमेन की अगर बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नीडेड व्हेन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट्स, use basic principle of microbiology in nursing practice in hospital and the community development, a community environment, demonstrate the skills learned in the laboratory to carry out simple laboratory experiments. तो नर्स केयर, जब नर्स किसी भी क्लाइंट के साथ डील करती है तो उसको माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक प्रिंसिपल की एप्लीकेशन नर्सिंग प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल में और कम्युनिटी में, और ये मतलब जो हम लेबॉरेटरी स्किल्स, जब हम स्किल्स के लेवल पे हम बात करेंगे तो उसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। तो वो जो लेबॉरेटरी स्किल्स हैं उनको जो है ना वो बेसिक लेबॉरेटरी में इस्तेमाल करने के काबिल हो सके। स्टूडेंट्स, ये स्किल डोमेन है जिसमें हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 प्रैक्टिकल हमारा होगा सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट्स, और सेकंड पे डेमोन्स्ट्रेट एंड मेक यूज ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है, उसके कौन से पार्ट्स हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम स्लाइड्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कल्चर मीडिया से, और कल्चर मीडिया भी प्रिपेयर करेंगे इसमें। demonstrate the preventive measures during the various types of isolation, मुख्तलिफ आइसोलेशन को हम preventive measures को पे बात करेंगे। demonstrate preventive measures to control nosocomial infections को कंट्रोल करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे बात करेंगे, और मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे जिसमें ZN स्टैंडिंग है और ग्राम स्टैंडिंग है। तो ये हमारा स्किल्स डोमेन होगा। चैप्टर नंबर 1 के जो मेजर सब टॉपिक्स हैं उसमें इंक्लूड हैं माइक्रोबायोलॉजी, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, enlist some of the basic properties of viruses, explain the basic nutritional requirements of microorganisms, discuss the contribution of different scientists in the field of microbiology। तो उसमें जो मेजर साइंटिस्ट हैं वो एंटोनी वॉन लीवन हुक है, फ्रांसिस्को रेड्डी है, ल्यूइस पास्चर है और रॉबर्ट कोच है।
classify the bacteria based on their nutritional equipments and morphology, distinguish between the eukaryotic and prokaryotic cells, explain the importance of microbiology in nursing practice. तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 है. तो यूनिट नंबर 1 जो पेपर में 12 MCQs वेटेज देता है, तो 12 MCQs will be asked from the unit number 1. तो ये यूनिट नंबर 1 के सब टॉपिक्स हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. तो 4 पार्ट्स में हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में और इसको पढ़ने में आसानी हो. Students, let's start with the introduction to the microbiology. Microbiology basically derived from 3 Greek words. One is micro, that means small, bios, that means life, and logos, that means study. अगर टर्म माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इट इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microbiology is the study of those organisms and agents that are too small to be seen clearly by the unaided eye. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम थोड़ा डिटेल से देखें तो ये उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी है जो हम आम आंख से नहीं देख सकते. वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अनएडेड आई से, नेकेड आई से क्लियरली विजिबल नहीं होते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. टू बी मोर सिंपल, अगर हम मजीद सादा अल्फाज में बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है विच आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द माइक्रोस्कोपिक साइज. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक साइज है. इनका जो साइज होता है ये माइक्रोमीटर में और नैनोमीटर में हम इनको मेजर करते हैं. तो माइक्रोस्कोपिक साइज का मतलब ये है कि दे कैन ओनली बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई. हमारी जो नेकेड आई है, जो हमारी कॉमन आई है, वो 1 मिलीमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, लेकिन जो उससे स्मॉल होगा उसको हम नहीं देख सकते. तो इसलिए 1 mm से जो लेस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. माइक्रोबियल वर्ल्ड पे अगर हम जनरल लुक करें, इफ यू लुक एट द जनरल माइक्रोबियल वर्ल्ड, तो माइक्रोबियल वर्ल्ड is classified into 2 groups. One is called the living organisms and second is called the infectious agent. First of all, we discuss the living organisms. So living organism में हमारे पास कार्ल वाइस के मुताबिक 3 डोमेन्स हैं, बैक्टीरिया, आर्की और यूकरिया. तो तीनों डोमेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं. बैक्टीरिया और आर्की ये प्रोकैरियोट्स हैं जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती. तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया और आर्की है. यूकरिया एक पूरी डोमेन है. तो यूकरिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं. यूकैरियोट्स को हम मजीद 4 किंगडम में क्लासीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स में शामिल है उसमें एलजी है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर एलजी हैं, और प्रोटोजोआ हैं, यूनिसेलुलर हैं जिनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं. फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. फंजाई में यूनिसेलुलर की मिसाल यीस्ट है और हेलमिंथ्स मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं. अब हेलमिंथ की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी में क्यों रखते हैं? क्योंकि हेलमिंथ्स के मुख्तलिफ लाइफ स्टेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी की टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है. तो इन्फेक्शियस एजेंट्स में हम वायरसेस, वायराइड्स और प्रियंस को डिस्कस करते हैं. वायरसेस, वायराइड्स और प्रियंस. वायराइड्स, प्रियंस और यहाँ पे वायरोसाइट्स भी आते हैं, इनको हम वायरस लाइक पार्टिकल्स भी कहते हैं. तो ये जनरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया है जिसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी. लिविंग में बैक्टीरिया आता है, आर्की आते हैं, फिर यूकरिया में एलजी आ गए, प्रोटोजोन आ गए, फंजाई आ गए और हेलमिंथ्स आ गए. ये सारे लिविंग वर्ल्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. और नॉन लिविंग में
जिनको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं, वायरसेस, वायराइड्स और प्रियंस। ह्यूमन 5 पैथोजेंस पे बात करते हैं, या मेजर ग्रुप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, वायरसेस, non-cellular entities sometimes regarded as the straddling the border between the life and non-life. Fungi, yeast and molds, protozoa, algae, helminths, parasitic worms, कहते हैं इनको virus like particles. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसेस में मुख्तलिफ वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को ईट करता है, एडिनो वायरसेस ह्यूमन पैथोजेंस के तौर पर काम करते हैं, और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी HIV एड्स काज करता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ फंजाई हैं, फिर हमारे पास प्रोटोजोन्स हैं, ये एलजी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना ये प्रोटोजोन्स जिसमें हेलमेंट्स है, ये हेलमेंट्स, टाइक्यूरस, टाइक्यूरिया, एस्केरस और पिनवर्म एंड लिवर फ्लूक। ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे बात करें तो बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, protozoology study of the protozoa, immunology the study of the immunity और immune system defense system होता है बॉडी का, जो हमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। mycology is the study of the fungi and the phycology is the study of the algae। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम जनरल हिस्ट्री पर बात करेंगे। इवन बिफोर द माइक्रोऑर्गेनिज्म वर सीन, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो डिस्कवरी है, असल में माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो रॉबर्ट हुक 1665 और 1673 एंटोनी वॉन लीवनहुक से, जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुई उसके बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी से पहले, even before the microorganisms were seen, some investigators suspected their existence and responsibility for disease। माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी से पहले ही बहुत से साइंटिस्ट ने माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एग्जिस्टेंस है उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया था, और उसके बाद उनका डिजीज के साथ ताल्लुक भी ये मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटर्स ने शो किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीजेस। इनमें रोमन फिलासफर है जिसको लिक्विडिटस, जो 98 टू 55 BC में इसका टाइम पीरियड है, एंड द फिजिशियन गिरोलेमो फ्रैकेस्टोरो 1478 टू 1553। इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इनविजिबल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस काज करते हैं। तो मुख्तलिफ जो डिजीज काज होती हैं दैट आर काज बाय इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स, जिनका अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इन्होंने इनविजिबल लिविंग क्रिएचर का ताल्लुक डिजीज के साथ शो किया, रोमन फिलासफर लिक्विडिटस और गिरोलेमो फ्रैकेस्टोरो ने। The earliest microscopic observation to have been made between the 1625 and 1630 on bees and weevils by the Italian Francesco Stiletti using a microscope probably supplied by Galileo। जो गैलीलियो की माइक्रोस्कोप है उसको इस्तेमाल करते हुए इटालियन फ्रांसिस्को स्टिलोटी ने जो अर्ली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की थी 1625 और 1630 में बीज और वेवल्स पर। Although not always recognized at time, microbes have dramatically altered human history। अगरचे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शुरू में आइडेंटिफाई नहीं किया था, लेकिन माइक्रोब ने ह्यूमन हिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर चेंज किया था। 1317 में जो प्लेग, ब्लैक डेथ आई थी, जिसको ब्यूनिक प्लेग कहते हैं, जिसने यूरोप को स्टक किया था, ओनली आफ्टर 4 years later the plague had killed 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, अबाउट 25 मिलियन पॉपुलेशन को इसने जो है ना वो अफेक्ट किया था। ओवर द नेक्स्ट 80 years द डिजीज स्टक अगेन। 80 साल के बाद यही डिजीज दोबारा हुई,
तो eventually wiping out 75% of the यूरोपियन पॉपुलेशन। तो 80 साल बाद जब ये दोबारा आई तो उसने 75% यूरोपियन पॉपुलेशन को वाइप आउट कर लिया, उसको जो है ना वो लोक में अजल बना दिया। ब्यूबोनिक प्लेग इसका जो काजेटिव एजेंट है यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरियम है। तो ये ब्लैक डेथ सिर्फ 1347 और 1355 के दरमियान इसका टाइम पीरियड है। तो वेक्टर बार्न सेप्टिसीमिया के तौर पर इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर बार्न होती है, उसमें सेप्टिसीमिया होता है, हमारा पूरा ब्लड जो है ना वो इससे अफेक्ट हो जाता है। तो ये जनरल स्लाइड है, इसमें अपने ये बात ध्यान में रखनी है कि चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1673 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए, एंटोनी वॉन लीवनहोक ने किए, लेकिन इनकी जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इनके जो ड्रामेटिक ह्यूमन हिस्ट्री पर जो इफेक्ट्स हैं वो इनकी डिस्कवरी से पहले हो चुके हैं। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट करते रहे हैं, अब भी हैं और रहेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगैर जो लिविंग सिस्टम है, जो इकोसिस्टम, उसका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। शॉर्ट हिस्ट्री एंड सम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल, जो फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था इट वाज द डेड सेल। तो ही सॉ द कार्क स्लाइसेस अंडर हिज माइक्रोस्कोप। तो उसकी जो कार्क स्लाइसेस उसने असल में सेल वॉल देखी थी, उस सेल वॉल को उसने सेल का नाम दिया था, तो इसलिए दैट वाज द डेड सेल। 1673 में वॉन लीवनहोक ने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाज डन बाय द वॉन लीवनहोक। 1735 में लिनियस ने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू साइंटिफिक नेम, फर्स्ट नेम इज अ जीनस, सेकंड इज अ स्पीशी। तो उसका एक स्पेसिफिक अपना सिस्टम होता है लिखने का, पहले जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीशी का पहला लेटर स्मॉल होगा, और दोनों को हम अगर लिखेंगे कंप्यूटर में तो इटैलिक्स होंगे, अगर पेज पे लिखेंगे दोनों को अलग-अलग अंडरलाइन करेंगे। 1798 में जेंडर ने फर्स्ट वैक्सीन का कंसेप्ट दिया। 1857 में पास्चर गिव द कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन। 1861 में ये पास्चर डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, और 1864 पास्चर गिव द कंसेप्ट ऑफ पास्चराइजेशन। इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। तो हमारे इस कोर्स में जो मेजर हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो लीवनहुक की, एडवर्ड जेनर की, लिविस पास्चर की, फ्रांसिस्को रेडी की और रॉबर्ट कोच की। 1867 में जोसेफ लिस्टर ने एसेप्टिक सर्जरी पे बात की। 1876 में कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रूफ किया, और 1881 में कोच ने प्योर कल्चर का कंसेप्ट दिया। 1882 में कोच आइसोलेट द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 1883 में कोच आइसोलेटेड द विब्रियो कॉलरा, और 1928 में फ्लेमिंग डिस्कवर द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। इसका भी एक यूनिक अपनी एक स्टोरी है कि वो अपने कल्चर को छोड़ कर गया, तो वापसी पे आया तो उसने देखा स्पेसिफिक रीजन जो है ना वो उसका क्लियर था अराउंड द फंगस ग्रोथ। तो इसका मतलब ये कि उस फंगस के पास कोई ऐसा केमिकल है जिसने बैक्टीरिया को किल किया, बैक्टीरिया को रिमूव किया। तो उसका नाम फिर बाद में, चूंकि ये फंगस पेनिसिलियम फंगस था, इसलिए इसको इस केमिकल का नाम था पेनिसिलिन। सेल जो कार्क सेल को इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट हुक ने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, इट वाज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक बाय यूजिंग द कार्क स्लाइस। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था एक्चुअली इट वाज अ डेड सेल। ठीक है, उसको ये स्मॉल बॉक्सेस नजर आए जिनको उन्होंने सेल का नाम दिया। एंटोनी वॉन लीवनहुक, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, तो ही वाज अ डच फिलोसोफर born on 24 October 1632. He is regarded as the father of microbiology and the protozoology because of his contribution to the field of bacteria and protozoa. क्योंकि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर करने वाले हैं वो एंटोनी वॉन लीवनहुक है।
He invented simple microscope having a magnification power up to 300x. उसकी जो simple microscope थी उसकी magnification power 300x तक थी, मीन उस किसी भी specimen को 300 टाइम उसको enlarge कर सकता था. He observed bacteria from his teeth scraped under the microscope invented by him and he named them as animalcules. तो एंटोनी वन लीवनहुक ने बेसिकली उन्होंने 3 मुख्तलिफ सैंपल इस्तेमाल किए. एक उन्होंने रेन वाटर इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना टीथ का स्क्रैप इस्तेमाल किया और तीसरा उन्होंने अपना ही फीसेज इस्तेमाल किया. जब उन्होंने ये तीनों सैंपल देखे तो उनको स्मॉल क्रिएचर्स नजर आई, मूविंग क्रिएचर्स नजर आई. तो जब उन्होंने मूविंग क्रिएचर्स देखी तो उन्होंने उनका नाम दिया एनिमल क्यूल्स. He also discovered bacteria in rain water, जिसमें आपको डिस्कस कर चुका हूँ, रेन वाटर डिच एंड प्रोटोजोन लाइक द पैरामीशियम एंड अमीबा. तो रेन वाटर को इस्तेमाल करते हुए, अपनी टीथ स्क्रैप को और अपनी फीसेस को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रोटोजोन और बैक्टीरिया को डिस्कवर किया. Anthony Leeuwenhoek 1673 first observation of the of live organism. तो इसलिए हम कहते हैं जो फर्स्ट लाइव ऑर्गेनिज्म है वो एंटोनी वॉन लीवनहुक ने डिस्कवर किया. तो लीवनहुक इज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी. ये उनकी सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें लेंस लगा हुआ है, लोकेशन ऑफ द स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन पोजीशन स्क्रू है, फोकसिंग कंट्रोल है और स्टेज पोजीशन स्क्रू है. वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप. एक्चुअली जो एंटोनी वॉन लीवनहुक थे वो क्लॉथ मर्चेंट थे, ए मेच्योर साइंटिस्ट थे, मीन कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉपर डिग्री कहीं से हासिल नहीं की थी. ये क्लॉथ मर्चेंट थे और ग्लास ग्राइंडिंग इनकी हॉबीज में शामिल थी. तो वो अपने जो ग्लास थे उनको ग्राइंड करते और उनसे अपने जो स्टिचेस थे उनको देखते. तो एक दिन उन्होंने देखा बारिश का पानी, तो उनको एक मूविंग क्रिएचर्स नजर आई. उन्होंने फिर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को लिखा कि आई हैव सीन सम अनयूजुअल क्रिएचर इन द वाटर. तो उन्होंने उनको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया. तो इस तरह ये उनका जो एक्सीडेंटली सेरेंडिपिटी, इसको इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक्सीडेंटली उन्होंने बारिश के पानी में जो है ना उन्होंने माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया. Between 1673 and 1723 he wrote a series of letters to the Royal Society of London describing the animalcules he saw through his simple single लेंस माइक्रोस्कोप. जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 1673 और 1723 उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को सीरीज ऑफ लेटर्स लिखे, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ये एनिमल क्यूब्स देखे थे अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू. Von Leeuwenhoek made detailed drawings of animal cures he found in rainwater, in his own feces and the material scraped from his teeth. तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने जो ड्राइंग्स ली थी, जो डिटेल ड्राइंग्स थी जिनको उन्होंने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया, उन्होंने रेन वाटर में देखी, उन्होंने अपने ही फीसेस में और अपने डेंटल जो है ना वो टीथ स्क्रैप में देखी. These drawings have since been identified as representation of bacteria and protozoa. तो ये जो ड्राइंग्स थी उनको उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की रिप्रेजेंटेशन करार दिया कि एक्चुअली दीज आर द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इन ऑर्गेनिज्म को हम आम आंख से नहीं देख सकते. तो इट वाज द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ. तो टर्म माइक्रोब्स जो है वो कॉइन की थी सीडी लोटी ने 1878 में. द टर्म माइक्रोब्स वाज कॉइन्ड बाय सीडी लोटी इन 1878. ये वो डिटेल ड्राइंग्स हैं एनिमल क्यूल्स की जो एंटोनी वॉन लीवनहुक ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को सेंड की. ड्राइंग्स ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच ही ऑब्जर्व्ड इन हिज सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप. अब हम बात करते हैं फ्रांसिस्को रेडी की. तो फ्रांसिस्को रेडी का जो टाइम पीरियड है 18 फरवरी 1626 से 1 मार्च 1697 तक है. ही वाज ए इटालियन फिजिशियन, नेचुरलिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड पोएट. He is referred as the founder of the experimental biology and as the father of the modern parasitology. इनको father of modern parasitology भी कहते हैं. तो अगर parasitology की बात करें फादर कौन है तो ये फ्रांसिस्को रेडी हैं. फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी कौन है तो ये फ्रांसिस्को रेडी हैं. ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. He was the first person to challenge the theory of spontaneous generation by demonstrating that maggots जो लार्वा हैं हाउस फ्लाई के come from the eggs of the flies. शुरू में
डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उनका ये नज़रिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्पॉन्टेनियस जनरेट करते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ओरिजिनेट करते हैं, उनका पेरेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम इस जो थ्योरी है जो जिसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी है। इसको फर्स्ट टाइम फ्रांसिस्को रेडी ने चैलेंज किया कि एक्चुअली जो लार्वी प्रोड्यूस होते हैं, जो रॉटन एग है या रॉटन मीट है उस पर, वो फ्लाइज की वजह से होते हैं। अगर फ्लाइज नहीं है तो लार्वी जिनको मैगट्स कहते हैं वो अपीयर नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट चैलेंज था फ्रांसिस्को रेडी का। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो उन्होंने ये कहा कि जो मैगट्स होते हैं वो एग्स ऑफ द फ्लाइज से आते हैं। एग्स ऑफ द फ्लाइज से आते हैं। अगर फ्लाइज होंगी तो मैगट्स होंगे, अगर फ्लाइज नहीं होंगे तो मैगट्स नहीं होंगे। Francisco Redi put forward his observation and experiment in 1664. Experiment use two varieties of jars as three varieties of jars. पहले उन्होंने जो जार था वो कवर्ड जार था, ठीक है, एयर सील था, उसमें ना तो एयर एंटर हो सकती थी ना तो फ्लाइज एंटर हो सकती थी। सेकंड जो जार था उसमें गाज कवर्ड जार था, उसमें एयर तो एंटर हो सकती थी लेकिन फ्लाइज एंटर नहीं हो सकती थी। जो थर्ड था वो अनकवर्ड था, उसमें एयर भी एंटर हो सकती थी और फ्लाइज भी एंटर हो सकती थी। व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? बायोजेनेसिस वर्सेस ए बायोजेनेसिस का कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ए बायोजेनेसिस वो कांसेप्ट है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओरिजिनेटेड आर प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। तो बायोजेनेसिस का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज प्रोड्यूस, ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस पेरेंट्स। अपने पहले से मौजूद पेरेंट्स से ही मारजी वजूद में आएंगे। तो ये फ्रांसिस्को रेडी ने फर्स्ट टाइम इसको प्रूफ किया। तो इसको हम देखते हैं अभी। ये ओपन जार है, इसमें फ्लाइज भी एंटर हो रही हैं और इसमें एयर भी ओपन एंटर हो रहा है। तो हमें देखें इसमें मैगट्स अपीयर है, मैगट्स अपीयर इन द ओपन जार। ये घास कवर्ड जार है, घास कवर्ड जार है। इसमें एयर तो एंटर हो सकती है लेकिन फ्लाइज एंटर नहीं हो सकती। तो नो मैगट्स अपीयर इन द गाज कवर्ड जार। तो इसमें एयर एंटर हुई लेकिन फ्लाइज एंटर नहीं हुई, इसका मतलब है यहाँ पे कोई मैगट्स अपीयर नहीं हुआ। तो ये एक सील जार है, इसमें एयर भी एंटर नहीं हुई और फ्लाइज भी एंटर नहीं हुई, तो नो मैगट्स अपीयर इन द सील जार। इसका मतलब ये हुआ कि सील जार में और गाज कवर्ड जार में कोई मैगट्स अपीयर नहीं हुए, जबकि ओपन जार में मैगट्स अपीयर हुए। इट मीन्स कि अगर फ्लाइज होंगी तो मैगट्स होंगे, अगर फ्लाइज नहीं एंटर हुई तो मैगट्स अपीयर नहीं होंगे। तो इस कंसेप्ट को अब फर्दर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट, जॉन नीदम आए, सप्लेंजेनी आए, उन्होंने मुख्तलिफ लेवल पे चैलेंज किया, लेकिन आखिर में ल्यूइस पास्टर ने एक बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के जरिए ये साबित किया कि देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांसिस्को रेडी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द कंसेप्ट ऑफ द बायोजेनेसिस। हम बात करते हैं ल्यूइस पास्चर की। तो ल्यूइस पास्चर जो है ये 1822 से 1895 तक इनका टाइम पीरियड है। Stated that life did not arise spontaneously। इनका सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट नहीं होती, वो अराइज नहीं होती। नॉन लिविंग मैटर से कभी भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं होती। ही वाज अ फ्रेंच बायोकेमिस्ट दैट ही वाज बोर्न इन द 27 दिसंबर 1822। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। उनको बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का फादर कहते हैं। तो इनकी मेजर जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो है प्रपोजिंग जर्म थ्योरी ऑफ, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रपोज किया और इसको कंफर्म किया रॉबर्ट कोच ने। डेवलपमेंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, जिसको हम पास्चराइजेशन टेक्निक्स कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब की ग्रोथ के लिए मेथड्स उन्होंने डेवलप किए। पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिया। स्टडीज ऑन एंथ्रॉक्स, रेबीज एंड कॉलरा, और रेबीज वैक्सीन एंड लाइव एटनेटेड एंथ्रॉक्स वैक्सीन भी इन्होंने दी। ही डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द एयर एंड क्लासिफाई द बैक्टीरिया इनटू एरोबिक एंड एनारोबिक फॉर्म्स। तो ये ल्यूइस पास्चर की कंट्रीब्यूशंस हैं। तो ये फ्रेंच बायोकेमिस्ट थे जो 27 दिसंबर 1822 को पैदा हुए और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ल्यूइस पास्चर he coined the term microbiology, aerobic and anaerobic.
he discovered the role of anaerobic microbes in the fermentation of sugar. तो उन्होंने शुगर की फर्मेंटेशन में एनारोबिक माइक्रोब की जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो रोल है वो डिस्कस किया. He developed techniques to prevent souring of the milk and spoilage of wines. His techniques is now called as pasteurization. Partial sterilization by mild heat 100 degrees Celsius technique. तो pasteurization ये एक sterilization technique है जो हम माइल्ड हीट से किसी भी मेनली मिल्क को हम पास्चराइज करते हैं, स्टेराइल करते हैं. ही फर्स्ट आइसोलेटेड बैक्टीरिया काजिंग कॉलरा विब्रियो कॉलरा. तो विब्रियो कॉलरा को फर्स्ट टाइम ल्यूइस पास्चर ने आइसोलेट किया. तो ही फर्स्ट आइसोलेटेड बैक्टीरिया काजिंग कॉलरा विब्रियो कॉलरा. तो विब्रियो कॉलरा को फर्स्ट टाइम किसने आइसोलेट किया? ल्यूइस पास्चर ने. ये ल्यूइस पास्चर का एसनेक फ्लॉस एक्सपेरिमेंट है. इसमें उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया एक्सपेरिमेंटली, कि उन्होंने एक फ्लॉस ली जिसका जो अपर पोर्शन है उन्होंने उसको एस शेप में बेंड किया. उसमें जो ट्रैप्ड एयर थी वो एस्केप हो गई ओपन एंड से. जो इसमें ब्राथ था उसको उन्होंने स्टेराइल किया, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो स्टेराइल मीन फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके बाद ये जो एस शेप का जो बेंड रीजन था, इसमें जो बैक्टीरिया थे और डस्ट पार्टिकल थे वो सेटल डाउन हो गए. तो इसको अगर सालों गुजरने के बावजूद अगर इसको इसी तरह रखा जाता तो ये जो ब्रॉथ था ये स्टेराइल रहा. तो ब्रॉथ स्टे स्टेराइल इनडेफिनेटली फॉर मैक्सिमम टाइम. तो ये कंटेमिनेट नहीं हुआ, इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि अब जहाँ पे जो डस्ट है या एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस ब्रॉथ तक पहुंच ही नहीं पा रहे. जब नहीं पहुंचेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी. इट मींस के ग्रोथ के लिए पहले से मौजूद सेल्स का होना जरूरी है. तो जब ल्यूइस पास्चर ने इस फ्लास्क को थोड़ा टिल्ट किया, when flask tilted so that the sterile broth comes in contact with the bacteria and dust from air. tilt mean थोड़ा इसको जब झुकाया, तो जब झुकाया तो उसमें जो डस्ट था और एयर जो बैक्टीरिया में मौजूद एयर में मौजूद जो बैक्टीरिया थे वो इस ब्रॉथ तक पहुंच गए. और ये जो ब्रॉथ थे ये विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज में ये बैक्टीरिया उस ब्रॉथ में मल्टीप्लाई हो गए. इट मींस कि वो कंटेमिनेट हो गई. तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉथ तक पहुंचेंगे तो वो ग्रो करेंगे. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉथ तक नहीं पहुंचेंगे, अगर चाहे उसके लिए सालों ही क्यों ना गुजर जाए, वहां पे किसी किस्म की माइक्रोबियल ग्रोथ नजर नहीं आएगी. तो ये ल्यूइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट एक करामत साबित हुआ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने में. तो इसके लिए रोडोल्फ वर्क्यू ने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनस सेलुला ई सेलुला, के एवरी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो ही वाज अ जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट born on 11 December 1843. His contribution to the field of microbiology and medical science is the most valuable one. उनकी माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. तो रॉबर्ट कोच ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आइसोलेट किए मुख्तलिफ सैंपल से. रॉबर्ट कोच की सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रूव किया जो ल्यूइस पास्चर ने प्रपोज की थी बाय कंडक्टिंग different types of investigative experiment. तो Robert Koch proved germ theory of disease of Louis Pasteur by conducting investigative experiment mean different types of experiment जो कोच postulates के नाम से मशहूर है. रॉबर्ट कोच को 1905 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया. तो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिजीज रिलेटेड प्रिंसिपल फार्मूलेट किए उनको कोच postulates कहते हैं. रॉबर्ट कोच का जो टाइम पीरियड है ये 1843 से 1910 है. तो ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मेनली फादर ऑफ द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच की बात करें तो इंट्रोड्यूस मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड इम्प्रूव बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स. तो प्योर स्टेन्स वो स्टेन्स होते हैं जिसमें एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो उन्होंने प्योर स्टेन आइसोलेशन के मेथड इंट्रोड्यूस किए और बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स इम्प्रूव की.
रॉबर्ट कोच ने जो बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में सॉलिड मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मेथड इंट्रोड्यूस किए। तो ही इंट्रोड्यूस द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग द सॉलिड मीडिया। इसी तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किए स्टैनिंग टेक्निक्स। Robert Koch discovered anthrax, Bacillus anthracis, tubercle bacillus and cholera, vibrio cholera। तो एंथ्राक्स Bacillus anthracis ये पहला बैक्टीरिया था जो आइडेंटिफाई हुआ और इसका लिंक था डिजीज के साथ। The first bacteria that was isolated by Robert Koch was Bacillus anthracis। ये एंथ्राक्स काज करता है mainly in the cattle and sheep। कोच पास्टुलेट्स की बात करें तो कोच ने 4 इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स दिए थे। पहला पास्टुलेट ये है, द सेम पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द सेम डिजीज। अगर कोई बंदा या बंदी कोई भी पेशेंट है, वो किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड है, तो अगर उसको वो डिजीज है तो वो पैथोजन लाजमी उस पेशेंट की बॉडी में मौजूद होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि उस पैथोजन को हम उस बॉडी से, उस डिजीज होस्ट से हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसको हम प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि उसको ग्रो करने के बाद जो पैथोजन हमने प्योर कल्चर में ग्रो किया। प्योर कल्चर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्योर कल्चर वो कल्चर होता है जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक किस्म का बैक्टीरिया मौजूद होगा, उसको हम प्योर कल्चर कहते हैं। तो वो पैथोजन जो हमने प्योर कल्चर में ग्रो किया वो डिजीज काज कर सकता है। जब उसी पैथोजन को हम दोबारा किसी हेल्थी पेशेंट में इनोकुलेट करें, इनोकुलेट मीन इंसर्ट करें, उसको हम किसी बंदे को इंजेक्ट करें तो वो वहां पे डिजीज काज करेगा। तो और डिजीज काज करने के बाद वो जो पैथोजन है उसको हम दोबारा भी आइसोलेट कर सकते हैं और उसको हम एंड मस्ट बी शोन टू द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, और ये उसी जो ना पहला जो पैथोजन था उसी की तरह होगा। तो ये 4 पास्टुलेट्स हैं। पहला पास्टुलेट ये है कि जिस पेशेंट को डिजीज है उसमें वो ऑर्गेनिज्म, वो पैथोजन लाजमी होगा, उस पैथोजन को हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसको दोबारा इनोकुलेट कर सकते हैं और दोबारा आइसोलेट कर सकते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं कोच के, जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की एक बेस प्रोवाइड करते हैं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रूव करते हैं कि स्पेसिफिकली microorganisms are involved in the infections in different types of the diseases. This is the diagrammatically representation of the Koch postulates. तो 1880 में जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने सीरीज ऑफ मेथड्स आइडेंटिफाई किए जो ये प्रूव कर रहे थे कि पार्टिकुलर जो डिजीज है वो एक पार्टिकुलर पैथोजन से काज होती है। तो नंबर 1 इसका जो पॉइंट है कि इफ द सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी डिजीज होस्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज काज करता है वो उस डिजीज होस्ट में लाजमी मौजूद होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट कर सकते हैं, मीन उसको हम कल्चर कर सकते हैं लेबोरेटरी में और उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि वो जो हमने आइसोलेट किया, ये यहाँ पे हमने उसका ब्लड सैंपल लिया, इसको बैक्टीरिया जो कल्चर प्लेट उस पर ग्रो किया, तो यहाँ पे हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए हुए नजर आ रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि इस जो प्योर कल्चर है इसको दोबारा हम एक हेल्थी इंडिविजुअल में, एक हेल्थी होस्ट में इसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं। जब इसको इंजेक्ट करेंगे तो उसमें डिजीज होगी। व्हेन अ सैंपल ऑफ द प्योर कल्चर इज इनोकुलेटेड इनटू हेल्थी होस्ट, जो हमने प्योर सैंपल लिया उसको हम अगर हेल्थी होस्ट में इंजेक्ट करेंगे, इनोकुलेट करेंगे, तो दिस होस्ट मस्ट डेवलप द सेम सिम्टम्स एज द ओरिजिनल होस्ट। तो उस हेल्थी होस्ट में भी डिजीज काज होगी। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि अब ये जो डिजीज होस्ट है इसमें चूंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाजमी मौजूद होगा जो इसमें मौजूद था पहले वाले में, अब इसमें मौजूद होगा, इससे हम दोबारा आइसोलेट कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सेकंड होस्ट एंड cultured and identified as the same as the original species। तो ये वही स्पीशी होगी जो पहले
ہوسٹ میں موجود تھی. جس نے پہلے ہوسٹ میں ڈیزیز کاز کیا اس کو ہم نے پیور کلچر میں آئسولیٹ کیا, اس کو دوبارہ ہم نے ہیلتھی کو انجیکٹ کیا, اس میں ڈیزیز ہوئی, اس سے دوبارہ ہم نے اس کو آئسولیٹ کیا. اٹ مینس کہ اس کا جو پیتھوجن ہے اور اس کا پیتھوجن بالکل سیم ہے. تو یہ ایک لنک پرووائڈ کرتا ہے کہ مائکرو آرگنزمز ایکچولی آر ریسپانسبل فار دا اسپیسیفک انفیکشنز. تو ان پوائنٹس نے رابرٹ کوچ کے ان کوچ پاسچولیٹس نے جو جرم تھیوری آف ڈیزیز اس کو پروف کیا تھا کہ اسپیسیفک مائکروآرگنزم از ریسپانسبل فار اسپیسیفک انفیکشن. تو کچھ لمیٹیشنز ہیں کوچ پاسچولیٹس کی, لیکن وہ اس ہمارے کورس سے تھوڑا بیانڈ ہے, اس لیے ہم ان کو وہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ سارے کے سارے جو مائکروآرگنزم ہیں ان کو ہم لیبارٹری میں کلچر نہیں کر سکتے. کچھ جس طرح مائکروبیکٹیریم لیپرائے ہے, ٹھیک ہے, تو ان کچھ وائرسز ہیں تو وہ ان کو ہم جو ہے نا ڈائریکٹ اس طرح نہیں کر سکتے, اس لیے کچھ کوچ پاسچولیٹس کی ڈرابیکس ہیں. لیکن جرم تھیوری آف ڈیزیز کو کوچ پاسچولیٹس نے پروف کیا تھا. ایپلیکیشن آف دا مائکروبیولوجی اور امپورٹنس آف مائکروبیولوجی پہ بات کرتے ہیں. تو microbiology is one of the largest and the most complex of the biological science and deals with the many diverse biological disciplines. Biology کی بہت لارجسٹ اور کمپلیکس جو ہے نا یہ ایک فیلڈ ہے, اور یہ بہت سے بایولوجیکل ڈسپلنس کو ڈیل کرتی ہے مائکروبیولوجی. The scope of the microbiology is very immense due to the involvement of microbiology in many fields like the medicine میں microbiology کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, فارمیسی میں, ڈیری انڈسٹری میں, کلینکل ریسرچ میں, واٹر انڈسٹری, ایگریکلچر, کیمیکل ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی میں. تو اگر ہم ان شارٹ میں بات کریں تو کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں مائکرو آرگنزم استعمال نہ ہوتے ہوں. ایگریکلچر کی بات کریں, انڈسٹری کی بات کریں, ہیلتھ کی بات کریں, انوائرمنٹ کی بات کریں, تو وٹ ایور دا فیلڈ دیٹ آر related with the living organism, there must be the role of the microorganisms. Importance of microbiology nursing, اصل میں ہم نے یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. تو فار اے نرس اسٹوڈنٹ مائکروبیولوجی از ویری وائٹل سبجیکٹ. نرسنگ کے لیے تو مائکروبیولوجی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. Nurses are involved in managing all aspects of patient health and infection control in the hospitals. کیونکہ نرسز کا جو میجر رول ہوتا ہے وہ پیشنٹ کی ہیلتھ سے اور انفیکشن کنٹرول کے ساتھ ہوتا ہے, کہ پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور پیشنٹ کو انفیکشن سے بچانا. یہ اصل میں نرسز کا رول ہوتا ہے, کہ نرسز نے پیشنٹ کو ہر اسپیکٹس کے ساتھ ان کو مینیج کرنا ہے, ان کو جو بیماری ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے اور ان کو انفیکشن بھی نہ ہو. تو نرس مسٹ نو مائکروبیولوجی ٹو ٹیک کیئر آف پیشنٹ اینڈ ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام پیتھوجینک مائکرو آرگنزمس. تو ایک نرس کو یہ مائکروبیولوجی کا نالج ہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کو کیسے کیئر کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے پیتھوجن مائکرو آرگنزم سے بچانا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب ایک نرس کو مائکرو بیولوجی کا علم ہوگا. تو نرس ول پروٹیکٹ, ول ٹیک کیئر آف پیشنٹ only and only if he or she has a competent knowledge of the microbiology. جب microbiology کا knowledge ہے تو وہ ایوری جو ہارڈ شپس آتی ہیں ان نرسنگ میں ان کو وہ ڈیل کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹس who major in medical microbiology need to know more about the bacteria that cause human illness, the disease they cause, as well as how to diagnose, prevent and treat them. تو وہ اسٹوڈنٹ جو میڈیکل مائکروبیولوجی ڈیل کرتے ہیں تو ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے بیکٹیریا کے بارے میں کہ وہ مختلف قسم کی ڈیزیز کاز کرتے ہیں, تو ان کو کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے, کیسے ان کو پریونٹ کیا جاتا ہے اور کیسے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مائکرو بیولوجی کا نالج ہی ایک نرس کو ایک بیسٹ نرس بنانے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ مائکرو بیولوجی آپ کو ہاسپٹل کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ملیں, مائکرو آرگنزم ہاسپٹل کے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ملیں گے. تو ان سے چھٹکارا آپ کبھی نہیں حاصل کر سکتے. تو کیوں نہ ہم ان سے دوستی لگائیں اور ان کے ساتھ ہم فرینڈشپ کریں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور وہ جو نقصان دہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. تو یہ تبھی ہوگا جب ہمیں مائکرو بیولوجی کا ایک اچھا اور ویل ڈسپلن نالج ہمارے پاس ہوگا.
امپورٹنس آف مائکروبیولوجی فار نرسز کو اگر ہم اوور ویو لیں یا جنرل بات کریں تو مائکروبیولوجی از ویری امپورٹنٹ اینڈ یوزفل اینڈ اٹ انیبلز دا نرسز ٹو نو دا نیچر اینڈ بیہیویئر آف مائکرو آرگنزم ان ریلیشن ٹو انفیکشس ڈیزیزز. تو مائکرو بایولوجی کا جو نالج ہے یہ مائکرو آرگنزم کے بیہیویئر کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا کیا بیہیویئر ہے، وہ کیسے ڈیزیز کاز کرتے ہیں، کون سے روٹ سینٹر ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہوسٹ کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بیہیویئر مائکروزم کو جاننے کے لیے مائکرو بایولوجی کا نالج ہونا ضروری ہے. To know the pathogenicity and virulence of different microorganisms. تو مختلف مائکروارگنزم کی پیتھوجینسٹی کہتے ہیں the ability to cause disease، اور ویلنس کہتے ہیں ڈگری آف دا پیتھوجینسٹی، کہ وہ ڈیزیز کاز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی ہے تو کتنی ڈیزیز کاز کرتا ہے، کتنا ڈیمیج کرے گا جو مختلف قسم کے مائکروارگنزم. تو اس کو بھی جاننے کے لیے مائکرو آرگنزم کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ کچھ نارمل جو پیتھوجن ہوتے ہیں وہ جو اتنا ہارم کاز نہیں کرتے، اتنا پرابلم یا اتنا ڈیزاسٹر کاز نہیں کرتے ان دا لیونگ باڈی. تو دے آر لیس امپورٹنٹ ان میڈیکل پوائنٹ آف ویو. تو جو زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان سے اپنے آپ کو پریونٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹو نو دا پروسیس اینڈ پرپز آف اسٹیرلائزیشن. اسٹیرلائزیشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم مائکرو آرگنزم سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. تو اٹ از اے ٹیکنیک دیٹ از یوز ٹو ریموو all types of microorganisms. تو ٹو پریونٹ کمیونیکیبل ڈیزیز وہ ہوتی ہیں جو کنٹیکٹ سے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہیں. تو مائکروارگنزم کا نالج امپورٹنٹ ہے ٹو نو دا امپورٹنس آف ویکسینز اینڈ ادر پریونٹیو میجرز اگینسٹ ویریس ڈیزیزز. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوگا کہ ویکسین کا استعمال اور پریونٹیو میجرز استعمال بہت ضروری ہیں تاکہ ہم ویریس جو ڈیزیزز ہیں ان سے اپنے آپ کو، انفیکشن سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہاں پہ ہم ڈفرینٹ ٹائم میں کبھی انفیکشن کی بات کرتے ہیں، کبھی ڈیزیز. تو مائکرو آرگنزم جو بھی کاز کرے گا وہ انفیکشنز ہوں گے. تو ڈیزیز ایک براڈ ٹرم ہے، ٹھیک ہے. تو اینی اف دا ملٹ ان دا باڈی از کالڈ ڈیزیز اینڈ اف اٹ از کاز بائی دا مائکرو آرگنزم اٹ از کالڈ دا انفیکشن. تو ہم یہاں پہ انفیکشنز لیں گے تو زیادہ سیوٹیبل ہوگا. Microbiology is important to use safe and aseptic techniques while handling patients. تو پیشنٹس کو ہینڈل کریں تو اس کے لیے آپ aseptic techniques کو سیفلی استعمال کریں. aseptic ٹیکنیک کا مطلب ہے اسٹیرائل ٹیکنیکس، تاکہ پیشنٹس کو بھی کنٹامینیشن نہ ہو، اس سے وہ بھی مائکروزم سے بچے اور آپ بھی بچیں. minimize the patient stay in hospital by preventing کراس اینڈ نوزوکومی انفیکشن. تو مائکرو بایولوجی کا نالج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو کم سے کم ہسپتال میں رکھیں تاکہ کراس انفیکشن کے چانسز کم ہو اور نوزوکومی انفیکشن کے چانسز کم ہو. نوزوکومی انفیکشن وہ انفیکشن ہوتے ہیں جو کسی بھی پیشنٹ کو ہاسپٹل کے اسٹے کے دوران ہوتے ہیں، اس کو ہم نوزوکومی انفیکشن کہتے ہیں. نوزوکومی انفیکشن مین ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن. یہ نرس کو بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈاکٹرس کو بھی ہو سکتے ہیں، یہ پیشنٹس کو بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ وزٹرس کو بھی ہو سکتے ہیں. بائی فیملیئر ود دا افیکٹس آف مائکروبس آن دا انوائرمنٹ. تو بی فیملیئر ود دا افیکٹس آف مائکروبس آن دا انوائرمنٹ. تو مائکروبس کا انوائرمنٹ کے ساتھ کیا رول ہے، کیا افیکٹ کرتے ہیں مائکروبس. جس طرح بایو ریمیڈیشن میں مائکرو آرگنزم بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. گین دا نالج آف انوائرمنٹل ہائیجینز اینڈ سینیٹیشن. تو انوائرمنٹل ہائیجین اور سینیٹیشن کے بارے میں مائکرو آرگنزم ہی ہمیں یہ نالج دے گا. کریٹ اویئرنیس ان کمیونٹی ٹو یوز سیف فوڈ اینڈ دا واٹر. تو مائکرو بایولوجی کا علم ہوگا تو یہ اویئرنیس کریٹ کرے گا کمیونٹی میں کہ آپ سیف فوڈ اور سیف واٹر کا استعمال کریں. ہیلپ ان جنرلائزنگ ہیلتھ. لوگوں میں جنرل ہیلتھ کو امپروو کرنے میں مائکرو بایولوجی کا علم بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ہیلپ ان مینیمائزنگ موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی ریٹ. تو مائکرو بایولوجی کے نالج کو استعمال کرتے ہوئے ہم موربیڈیٹی اور مورٹیلٹی ریٹ، موربیڈیٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈیزیز ریٹ اور مورٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ ریٹ، دونوں کو ہم کم کر سکتے ہیں. تو رول آف نرس ان ڈفرنٹ یونٹس. اب ہاسپٹل میں ہمیں پتہ ہے کہ مختلف یونٹس ہوتے ہیں. آپریشن تھیٹر ہوتا ہے، لیبارٹری ہوتی ہے، اس طرح مختلف قسم کے وارڈز، آئی سی یو وارڈز، برن یونٹس اور آبسٹیکس یونٹس اور جو ہے نا مختلف قسم کے سیٹنگز ہوتی ہیں. تو ہر سیٹ میں، ہر یونٹ میں مائکرو آرگنزم کا جو ہے وہ
नर्स का रोल होता है। तो हर यूनिट में नर्स का रोल है, तो हर यूनिट में माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। तो रोल ऑफ नर्स इन डिफरेंट यूनिट्स में टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, टू मतलब इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना, टू मेंटेन स्टीराइल फील्ड के स्टीराइल फील्ड का मतलब है पाक साफ जगह को मेंटेन करना, मीन उसमें माइक्रोनिज्म की किसी किस्म की कोई गुंजाइश न हो, टू कलेक्ट स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, टू इम्प्लीमेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन हॉस्पिटल में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, रोल ऑफ नर्सेज इन डिफरेंट यूनिट्स में बर्न यूनिट्स, ऑपरेशन थिएटर्स, ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स, इंटेंसिव केयर नर्सरी, टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जहाँ पे नर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। To prevent spread of infection propagate in different ways and nurses should be aware of this। क्योंकि जो इन्फेक्शन होते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से फैलते हैं, इसलिए नर्स को उन तरीकों का, उन रास्तों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंटेक्ट से फैल सकते हैं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स जिस तरह स्नीजिंग है, कफिंग है, कंटामिनेटेड फूड है, ड्रिंक है, जिनको हम फूड बॉर्न इन्फेक्शंस कहते हैं, सेक्सुअल कंटैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा। Nurses can utilize this knowledge to identify specialized infection control measures। तो इस नॉलेज को इस्तेमाल करते वो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को जो है ना वो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर, एग्जिट एंड स्प्रेड फ्रॉम द वन इंडिविजुअल टू अनदर, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म एंटर होता है, कैसे एग्जिट होता है और कैसे स्प्रेड होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। तो नर्सेज कैन टेक स्पेशल मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस विद इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। तो हॉस्पिटल और कम्युनिटी में नर्सेज को स्पेशल मेजर्स करने होंगे ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये तभी होगा जब नर्स को माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होगा। एग्जाम्पल ऑफ साइट डिजीज इंक्लूड द कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और टीबी है जो communicable diseases हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of the moisture carrying thousands of viruses are spread in the air, the virus may enter the body of healthy person while breathing। तो अगर आपको स्नीजिंग एडिकेट्स मालूम नहीं है तो इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग। तो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब क्योंकि हमें इन्फेक्शन के कंट्रोल के बारे में, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में ही मालूमात नहीं है। मेंटेन स्टीराइल फील्ड। तो in hospital, sterile fields can be established and maintained using microbiology techniques। तो हॉस्पिटल्स में स्टीराइल टेक्निक्स तभी होंगी जब माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी। तो जिनके बारे में नर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो नर्स को ये अंडरस्टैंड करना है कि कैसे स्टीराइल फील्ड क्रिएट की जाती है इसमें ऑपरेशन थिएटर में, ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके, सर्जरी के दौरान ताकि जो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस हैं उनसे बचा जा सके। कि इसके लिए आपने अपने हाथों को बिफोर और आफ्टर सर्जरी लाजमी वॉश करना होता है। तो नर्स benefit from hand washing by minimizing the number of microorganisms on their hands। तो हैंड वॉशिंग, अब स्टीराइल फील्ड के लिए जो बेसिक स्टेप है वो हैंड वॉशिंग है। अब पेशेंट के पास जाने से भी पहले और पेशेंट को डील करने के बाद भी आपने हैंड वॉश करने हैं। तो इस तरह जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उनका नंबर रिड्यूस हो सकता है। तो नर्स माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए स्टीराइल इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं, तो जिससे उनका जो इन्वेसिव प्रोसीजर्स के लिए जो जरूरी होते हैं, तो सजेशन प्रोसेस नीड टू बी अंडरस्टूड बाय नर्स। तो नर्स को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में लाजमी जानना होगा कि स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, हम और मुख्तलिफ जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे स्टेराइल करते हैं, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो ये सारा तभी होगा जब माइक्रोबायोलॉजी का इल्म होगा। तो स्टीराइल फील्ड को मेंटेन करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट
کا ہونا بہت ضروری ہے. پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس میں گلوز آئیں گے, ایپرون آئے گا, گاؤنز, پروٹیکٹیو آئی ویئر, فیس شیلڈ اور ماسک. تو ان کو ہم ڈیٹیل میں ہم آئسولیشن میں یا فردر کسی یونٹ میں ہم ان تمام پی پی ایز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. کولیکٹ اسپیسیمن, یہ بھی نرس کا ہاسپٹل میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو نرسنگ پریکٹیشنرز مسٹ انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف پراپرلی کولیکٹنگ اسپیسیمن فار بیکٹیریولوجیکل ٹیسٹنگ ان آرڈر ٹو اچیو ریلائبل ریزلٹس. تو اسپیسیمن کو کولیکٹ کرنے کے لیے ان کو پراپر کولیکشن میتھڈ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ جو ریزلٹس ہیں وہ ریلائبل ہیں. He or she must be familiar with the variety of infection diseases and the mode of the infection. تو variety of infection disease کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, ان کے mode of infection کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. Nurse must know how important it to collect specimen correctly for bacteriological analysis in order to obtain reliable results. تو اس کو لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسپیسیمن ہے اس کو کیسے کریکٹلی کولیکٹ کیا جائے تاکہ جو ریزلٹس ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی ایرر, کوئی کنٹامینیشن نہ ہو. تو in order to identify the organism responsible for infection, it is necessary to collect clinical specimen from appropriate site of infection. تو کسی بھی مائکروزم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو سائٹ آف انفیکشن ہے وہاں سے سیمپلس کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر سیپٹیسیمیا تو اس کے لیے بلڈ سیمپل چاہیے ہوگا, اگر کوئی واؤنڈ ہے تو اس کے لیے پس انفیکشن چاہیے ہوگا. تو یہ انفیکشن سائٹ کے بارے میں بھی ایک نرس کو جاننا بہت ضروری ہے. To implement immunization schedule in hospital, in addition to immunization patient against disease such as diphtheria and MMR. MMR stands for measles, mumps, and rubella. Nurses also play an important role in preventing other diseases. A nurse should be knowledgeable about vaccine schedule and how vaccines are transported from production to administration via a cold chain. تو اب نرس کو یہ جاننا چاہیے, اس کو معلومات ہونی چاہیے کہ ویکسین کا شیڈول کیا ہے, کون سی ویکسین کتنے عرصے کے بعد اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے, اور ہاؤ ویکسین ان کو کیسے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے پروڈکشن یونٹ سے اور ایڈمنسٹریشن یونٹ تک وایا کولڈ چین. چونکہ کولڈ چین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کولڈ ایریا میں پروڈیوس کیا جاتا ہے, کولڈ ایریا میں ہی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, کولڈ ایریا میں ہی اسٹور کیا جاتا ہے, اور اسی کو جو نا وہ کولڈ ہی میں رکھتے ہوئے اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے چونکہ ٹیمپریچر سینسٹیو ہوتی ہیں. Microbiology is a subset of immunology that can assist nurses in this endeavor. تو microbiology چونکہ immunology ایک جو ہے نا وہ سب سیٹ ہے microbiology کا, تو یہ نرسز کو بہت امپورٹنٹ ہیلپ دے سکتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز immunological techniques, how to use immunization. The nurse who knows immunology is well prepared for vaccine and is able to use the cold chain effectively for vaccination and vaccine protection. اگر ایک نرس کو immunology کا نالج ہے, immunology وہ فیلڈ ہے جو ہمیں امیون سسٹم کی اسٹڈی جو نا وہ اسٹڈی ہم کرتے ہیں جس میں, تو اگر اس کو immunology کا نالج ہے تو وہ نرس کی ویکسین کی پریپریشن کے بارے میں, اس کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں, اس کی انجیکشن کے بارے میں اس کو پراپر معلومات ہوگی. رول آف نرسز ان ڈفرنٹ یونٹس. تو سم آف دا ایریاز جو ڈسکس ہوئے ہیں ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں جو مائکروبیولوجی سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو ان میں نرسز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. تو پیشنٹ جن کو کنٹیجس ڈیزیزز ہیں یا انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان کو ہاسپیٹل میں کنٹیجس یا انفیکشس وارڈز میں رکھا جائے گا. تو جس طرح ریبیز وارڈ ہے, گیسٹرونٹائٹس کا وارڈ ہے, تو نرس ان کی ہمیشہ ٹیک کیئر کرے گی اس طرح کہ ان کو انفیکشن کو بھی پریونٹ کیا جا سکے اور وہ انفیکشن دوسروں کو بھی نہ لگے. تو نرس always employ the aseptic procedures while caring for patients. تو ہمیشہ اسٹیرائل ٹیکنیکس کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے. برن یونٹ میں انیشلی جو برن واؤنڈ ہوتے ہیں وہ اسٹیرائل ہوتے ہیں, لیکن جو ہی شارٹ ٹائم کے بعد وہاں پہ مائکرو آرگنزم کولونائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
کیونکہ برن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مائکروبیل گروتھ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو نرس ٹیک اسپیشل کیئر ٹو پریوینٹ دا واؤنڈ فرام becoming infected when caring for such type of patients. تو جب اگر wound patient آپ کے burn patient آئیں تو اس کیس میں آپ کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو she follows not only aseptic techniques but also use sterile equipments while looking after such patients. تو نہ صرف آپ نے aseptic techniques کا استعمال کرنا ہے بلکہ آپ نے اسٹیرائل اکوپمنٹس کو بھی استعمال کرنا ہے ایسے پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے. آپریشن تھیٹر تو ایسیپٹک ٹیکنیک کا استعمال وہاں پہ بہت ضروری ہے کیونکہ بیفور آپریشن it is the duty of nurse to ensure that the atmosphere of the operation theater is free of microorganisms. یہ ایک نرس کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں کا جو ماحول ہے وہ مائکرو آرگنزم سے فری ہے. تو اٹ از ڈن بائی پروسیس آف فیومیگیشن. وہاں پہ فیومز کا سپرے کیا جائے گا. فیوم میں مختلف قسم کے اینٹی مائکروبیل ایجنٹس ہوتے ہیں تاکہ آپریشن تھیٹر میں جو مائکرو آرگنزم موجود ہیں وہ کل ہو سکیں. تو نرس شوڈ ایشور دیٹ آل پروسیجر آن اے پیشنٹ آر ڈن انڈر اسٹیرائل کنڈیشن. جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں وہ سارے اسٹیرائل کنڈیشن میں ہو رہے ہیں, کسی قسم کے کوئی کنٹامینیشن کے چانسز نہ ہو. تو سویبس آر کلچر فرام ورائٹی آف لوکیشن تھرو آؤٹ دا آپریشن تھیٹر ڈیٹرمائن ایز تھیٹرز اسٹیریلٹی. تو وقفے سے مختلف سویبس کلچر کیے جا سکیں تاکہ جو آپریشن تھیٹر کی اسٹیریلٹی کو ڈیٹرمائن کیا جا سکے کہ کہیں کوئی کنٹامینیشن تو نہیں ہے. It is imperative that procedure on a patient is conducted under sterile condition. یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ ہمیشہ sterile conditions میں ہوں. Disposal of the biomedical waste. تو there must be an appropriate way to dispose of biomedical waste. تو biomedical waste کو dispose کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مختلف قسم کے انفیکشنز کے چانس ان سے ہو سکتے ہیں, انفیکشنز پھیلنے کے چانس ہو سکتے ہیں. تو بائیو میڈیکل ویسٹ کو ڈسپوز بھی مائکروبیولوجی کی پرنسپل ہی کی بیس پر کیا جائے گا. تو نرس شوڈ بی فیملیئر ود دا پروسیس یوز ان ہاسپٹل ٹو کریٹ اینڈ مینٹین اسٹیرائل فیلڈز بیسڈ آن دا مائکروبیولوجیکل ایکسپرٹیز. تو نرس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہاسپٹل میں جو مائکروبیولوجی یا جو بایو ویسٹ ہے اس کو ہینڈل کریں, کیسے اس کو ڈسکارڈ کریں. تو بایو میڈیکل ویسٹ مسٹ بی ڈسپوزڈ آف. اف بایو میڈیکل ویسٹ از ناٹ پراپرلی ڈسپوزڈ آف اٹ may result in the outbreak of terrible diseases. بہت خطرناک قسم کی ڈیزیز سے کاز ہو سکتی ہیں. تو پراپر بایو میڈیکل ویسٹ ڈسپوز بیسڈ آن مائکروبیولوجی پرنسپل از ریکوائرڈ. تو بایو میڈیکل ویسٹ کو بھی ڈسپوز کرنے کے بھی مائکروبیولوجی کے پرنسپلز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ واٹ از مائکروبیولوجی. مائکروبیولوجی وہ برانچ ہے بیالوجی کی جس میں ہم مائکرو آرگنزم کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. مائکرو آرگنزم میں لیونگ ورلڈ ہے اور نان لیونگ ورلڈ ایسیلولر لائف ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا جنرل ہسٹری آف مائکروبیولوجی کو اور امپورٹنس آف مائکروبیولوجی ان with special reference to the nursing. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم یونٹ 1 کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.